आज हमारी थर्ड क्लास है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की बायो की, ठीक है ना। आज हमारे पास टॉपिक है 1.8 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Millions of organisms are present on the earth. They are different from each other. The range from the simplest organisms, bacteria, to the most complex ones, human beings. ये कहने हैं कि हमारे पास जितने भी organisms हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं और सिंपल organisms से लेकर complex organisms तक जा रही हैं। जैसे कि सिंपल organism बैक्टीरिया हो गया जो कि एक सेल पर बना हुआ होता है और कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग हो गए, ठीक है ना। तो इसकी स्टडी के लिए हमने जो सारे फंक्शंस और सारे ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना होता है, उसके लिए हमारे पास बहुत एक अलग लेवल्स होते हैं ताकि हमें आसानी हो उन्हें स्टडी करने के लिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स एटम्स। इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है उसे एटम कहा जाता है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनेलिज, फिर सेल्स, फिर टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, फिर सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। एक एक देखकर हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला लेवल जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स। एटम्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। यू नो दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड एटम्स। हम ये जानते हैं कि लिविंग मैटर या फिर नॉन लिविंग मैटर मीन्स कि जिंदा चीज़ें या गैर जानदार चीज़ें दोनों सिंपल यूनिट से मिलकर बनी है जिसे एटम कहा जाता है, ठीक है ना। ईच एटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स। हर एटम जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? एक एटम जो है वो छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। ये तो सबको पता है, क्लास 3 से पढ़ते आए हैं। द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 16 काइंड्स ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके लिए MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs का पॉइंट है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर 16 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, टोटल 16 किस्म के, फिर वो आपस में मिलकर और बनाते हैं, ठीक है ना। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि ये लाइफ ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस बायो एलिमेंट्स, इन बायो एलिमेंट्स में आगे फिर है। अच्छा, ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ ऑल द मैटर आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी मैटर में जितने भी आप द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आए हैं उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे कम्प्लेक्स है। हाउ एवर ताहम दे आर मेड ऑफ ओनली 16 एलिमेंट्स। फिर भी ये सिर्फ 16 एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। हालांकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 16 एलिमेंट से मिलकर बने हैं जिसे बायो एलिमेंट कहा जाता है। आउट ऑफ टोटल 123 एलिमेंट्स। हालांकि टोटल 123 एलिमेंट्स मौजूद हैं इस दुनिया में, लेकिन बायो एलिमेंट जो सबसे कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ 16 एलिमेंट से मिलकर बने। और यहाँ पर भी आपका MCQs का पॉइंट है कि टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 123। चलें जी आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आउट ऑफ दिस बायो एलिमेंट्स, इनमें से ये देखिए, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं आपके लिए, ये चार्ट भी और ये भी, ये चार्ट देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ये भी, ठीक है ना। अब ये कहने हैं कि ओनली 6, अच्छा उन 16 में से 6 जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? हमारे पास सेल के अंदर जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म है वो सिर्फ इन 6 एलिमेंट्स से मिलकर बने 99%, ठीक है ना। 99% सिर्फ इस 6 एलिमेंट से मिलकर बने और ये एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अदर 10 एलिमेंट्स और दूसरे जो 10 एलिमेंट्स हैं कौन से? पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयोडाइड कोलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। और ये सारे के सारे सिर्फ 1% बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है ना। अब यहाँ परसेंटेज पर अगर देख लें तो देखिए कौन से ये 6 एलिमेंट जो है उसकी ये डायग्राम है और उनमें से 6 एलिमेंट में से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 65%, इसकी परसेंटेज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। और कार्बन जो है वो 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम देखिए कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1% और इसके अलावा अदर कोई एलिमेंट्स हैं तो वो 1% पाए जाते हैं। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद पढ़ते हैं
मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, ये इसका सेकंड लेवल है। फर्स्ट लेवल में एटम आ गए थे, उसमें हमने दो किस्म के ग्रुप देखे थे। एक 6 एलिमेंट्स इसमें पाए जाते थे जो कि 99% बनाते हैं और बाकी 1% बनाते हैं। और अब लेवल 2 में मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं और क्या बनाते हैं? यू नो दैट, आप जानते हैं, एटम्स कंबाइन थ्रू बॉन्ड्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। नो दैट एटम्स कंबाइन थ्रू बॉन्ड्स, एटम्स बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। ये रहा ये पॉइंट, ठीक है ना? ठीक है। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह, द एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन होते हैं और बनाते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स भी दो किस्म के पाए जाते हैं। द बायोमोलिक्यूल्स विद लो मोलिकुलर वेट आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनका वेट बहुत कम होता है उसे माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कि वाटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हो गई जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आसानी से पाए जाते हैं। द बायोमोलिक्यूल्स विद हायर मोलिकुलर वेट आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो हाई वेट रखते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? वाटर, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ठीक है ना? वाटर, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज, ये माइक्रो एलिमेंट्स है, ठीक है। इसके बाद अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ सकते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनमें से कौन से हैं? प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड, तो ये सारे आपके पास मैक्रो में आ जाते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेवल 3, ऑर्गेनेलीज। Different biomolecules combine together in a specific manner and form subcellular structures called organelles. पहले एटम मिलकर मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते थे, अब मॉलिक्यूल और कंपाउंड मिलकर ऑर्गेनेली बना रहे हैं, ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना? यही बात ये कह रही है कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर स्पेसिफिक मैनर से मिलकर एक ख़ास किस्म का उनका मैनर होता है, एक ख़ास किस्म की उनकी फार्मूला होता है, उससे मिलकर ऑर्गेनेली बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेली में क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एटसेट्रा, ये सारे के सारे ऑर्गेनेली में आ जाते हैं और लेवल इनका कौन से? 3 है, ठीक है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, हर ऑर्गेनेल का एक खास किस्म का फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल एंड राइबोसोम प्रिपेयर प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा फंक्शन है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और जो प्रोटीन है वो कौन बनाता है? राइबोसोम्स, ठीक है ना? इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं और उनके फंक्शन है, वो तो सेल में ही स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेवल 4, सेल्स। लेवल 4 हम देख लें, लेवल 4 में हमारे पास आ जाता है सेल्स। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चर के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। ये एक एमसीक्यूज हो गई आपके लिए। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनेलीज, ये बहुत से ऑर्गेनेलीज से मिलकर बने, वही बात होगी। एटम, एटम से मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनते हैं, मॉलिक्यूल और कंपाउंड मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। अब ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बना रहे हैं, ठीक है ना? साथ साथ पीछे भी रिकॉल करते जाएं। ये बहुत से ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनते हैं, जैसा कि गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? विच परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल, जो कि सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के खास किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हर कोई अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल हों। अ सिंगल सेल मेक्स द होल बॉडी, एक सिंगल सेल उनका जो होता है वो पूरी की पूरी उनके लिए वही बॉडी ही होती है। वाइल जबकि अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर आर मोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर भी आपके पास एमसीक्यूज है कि सिंगल सेल जो है वो कौन से लेवल तक होता है? लेवल नंबर 4 तक होता है, ठीक है ना? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लेवल नंबर 4 तक होते हैं, उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अगले लेवल तक जाते हैं। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लेवल नंबर 5। जूम कर लेते हैं ना ताकि आसानी से पता दिख जाए। लेवल नंबर 5, टिश्यूज़। ओके, आपके पास वो पहले वाला कॉन्सेप्ट तो है ना कि बहुत से एटम मिलकर मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल और कंपाउंड मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज मिलकर सेल्स बनाते हैं। लेवल नंबर 4 तक। लेवल नंबर 5 में डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने वही बात कर दी है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर द सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस में ग्रुप। ऐसे सेल्स जो
स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ही हों और फंक्शन भी एक ही परफॉर्म कर रहे हों, वो ग्रुप बनाते हैं, इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं। सच ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़। ऐसे सेल्स के ग्रुप्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं या टिश्यू कहा जाता है। यहाँ पर भी एक MCQs है कि टिश्यूज़ कौन से सेल से मिलकर बनते हैं, तो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं जो जिनका फंक्शन भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो। मिसाल के तौर पर इन प्लांट्स में मेसोफिल टिश्यू इज़ मेड ऑफ सेल्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल टिश्यू जो है वो एक ही किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल की एग्जांपल इन्होंने दी है कि ग्लैंड्यूलर टिश्यू इज़ मेड ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेक्रेशन विच प्रोड्यूस सेक्रेशंस। ग्लैंड्यूलर सेल्स जो हैं वो ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट सेल से नहीं बल्कि सेम सेल से मिलकर बनते हैं और सेक्रेशंस प्रोवाइड करते हैं हमारी होल बॉडी को, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास लेवल नंबर 6। हमारे पास लेवल नंबर 6 देख लें, इसमें हमारे पास आ गई आर्गन्स। अच्छा, लेवल नंबर 6 में आर्गन्स आ गए, ठीक है। आर्गन्स आगे बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। मीन्स के डिफरेंट किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में मिलकर एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी करते हैं, एक ख़ास किस्म का काम करते हैं। हमारे पास सेम सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते थे और यहाँ पर डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी करते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड एन आर्गन। ऐसे किस्म के टिश्यूज़ जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से काम लेते हों या फिर एक दूसरे के साथ रिलेशन हो जिनका, उसे आर्गन कहते हैं। मिसाल के तौर पर द आर्गन ऐसा आर्गन कौन सा? स्टमक इज़ मेड ऑफ 2 मेजर टिश्यूज़। 2 मेजर टिश्यूज से मिलकर बनना है। इट्स एपिथेलियल ग्लैंड्यूलर टिश्यू सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एक टिश्यू जो एपिथेलियल टिश्यू है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोवाइड करता है ताकि प्रोटीन की डाइजेशन हो सके। इट्स मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट्स एंड ग्राइंड्स फूड। और उसका जो मस्कुलर टिश्यू है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ना, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं ताकि फूड जो है, जो खुराक अंदर है वो ग्राइंड हो सके, जैसे ग्राइंडर में ग्राइंड होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेवल नंबर 7, जिसमें हमारे पास आ जाता है आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम के बारे में हम देख लेते हैं। द आर्गन इन टर्न कोऑर्डिनेट एंड कॉन्स्टिट्यूट एन आर्गन सिस्टम विच परफॉर्म्स अ पार्टिकुलर फंक्शन। बहुत सारे आर्गन्स जो हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं ताकि एक ख़ास किस्म का फंक्शन आसानी से परफॉर्म हो सके, चल सके। मिसाल के तौर पर हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम है। मिसाल के तौर पर उसमें हमारे पास हार्ट आ जाता है, वेंस आ जाते हैं, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो सारा का सारा एक अलग सिस्टम है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ, देखो नीचे आ गए हैं, हार्ट, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज, ये सारे के सारे एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेवल नंबर 8 है ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे लास्ट वाला लेवल है और इसी से ऑर्गेनिज्म बनता है, एक पूरा का पूरा एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम देन कोलेक्टिवली फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन केस ऑफ मैन, आदमी या मैन, इंसान को भी कहा जाता है। मैन के केस में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ये सारे के सारे सिस्टम मिलकर कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करते हैं, मीन्स कि एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को संभाल के रखना, एक दूसरे के साथ साथ चलना, ठीक है ना। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह इन प्लांट्स के अंदर रूट एंड शूट सिस्टम कंस्टिट्यूट प्लांट होल बॉडी। रूट और शूट सिस्टम किस चीज़ का? प्लांट्स का, वो पूरी की पूरी उसकी बॉडी बनाते हैं। इसमें भी MCQs आ जाता है आपका कि एनिमल्स का कौन से सिस्टम उसके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और प्लांट का कौन सा सिस्टम उसके पूरे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और यहाँ पर देखें लेवल्स हायर देन द ऑर्गेनिज्म लेवल। देखें इसमें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स इन एन एरिया इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई एक सिंगल एरिया के अंदर सिमिलर ग्रुप इंडिविजुअल कहते हैं ऑर्गेनिज्म को ना, सिमिलर इंडिविजुअल का एक ग्रुप जो रहता है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि मैन हो गया, इंसान हो गए, वो एक एरिया में रहते हैं, वो पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। 2 or more populations of different organisms living together make a community। हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे के सारे इसकी जो हमने पहले पढ़ा था वो सारे के सारे ये डायग्राम हैं। डिफरेंट
ओके, डायग्राम शोइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से हमने पढ़े थे, रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एटम था, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते थे, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेली बनाते थे, ऑर्गेनेली मिलकर एक सेल बनाते थे। और यूनिसेलुलर सिस्टम में यहाँ तक ही लेवल नंबर 4 तक ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आगे जा रहे हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और फिर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते थे, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते थे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। और सेम ऑर्गेनिजम्स एक एरिया पर रहते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं, और जबकि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में रहते हैं वो कम्युनिटी बनाते हैं, और फिर कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, और मुख्तलिफ इकोसिस्टम मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं, और पूरी की पूरी वर्ल्ड बनती है। ठीक है ना, ये सारे का सारा हो गया हमारे पास लेवल्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमारे पास 1.9 है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ईदर वन यूनिसेलुलर और मैनी सेल्स मल्टीसेलुलर। मोर ओवर दे आर सर्टेन organisms which are unicellular but they live in groups and make colonies. This is called colonial form of organisms. ये कहनी है कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी। ठीक है ना, लेकिन कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि वो अलग नहीं रह सकते, इकट्ठे ग्रुप में रहते हैं और कॉलोनीज बनाते हैं, और उन कॉलोनीज को दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसे ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनियल फॉर्म कहा जाता है। ये एक अलग फिर उसका लेवल आ जाता है। इसमें हम देखते हैं कि क्या कह रही हैं। सबसे पहले जो कॉलोनी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की कॉलोनी। ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज एम्यूबा, क्लेमिडोमोनास, यूग्लिना, ये तीनों के तीनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स हैव बॉडीज मेड ऑफ सिंगल सेल से मिलकर बने, एंड द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, और इनका काम जो है वो सेल्स के मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के दरमियान होता है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। और मल्टी सेलुलर में हमारे पास ऑर्गन सिस्टम में होते हैं ना, अलग अलग काम हर किसी का होता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, डाइजेशन में हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होती है, सिस्टम्स में हमारे पास मल्टी सेलुलर में होती है, जबकि यूनिसेलुलर में हमारे पास ऑर्गेनेलीज के पास मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। सो देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। वही बात हो रही है कि यहाँ पर ऑर्गेनेलीज में मुख्तलिफ किस्म के काम डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आल्दो इसलिए दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, इन्हें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, येट दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। इसीलिए ये ज़िंदगी की सारी एक्टिविटीज़ एक ही सेल में कर सकते हैं। दे आर सिंगल सेल आर कैपेबल ऑफ रिस्पायरेशन, सिंगल सेल में रिस्पायरेशन भी होती है, डाइजेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है, और रिप्रोडक्शन भी होती है। दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इंडिपेंडेंटली, और इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स अलग रह सकते हैं, कॉलोनीज ये वाले नहीं बनाते। ठीक है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं अलग अलग रहते हैं, अम्यूबा, क्लेमिडोमोनास, यूग्लिना। ये आपके पास MCQs आ गए कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल रह सकते हैं, कॉलोनीज में नहीं रहते, तो ये वाले हैं, इनके नाम याद रखनी है आपने। ठीक है, और एक और प्लस पॉइंट आपको बता दूं कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता, ये अब आप खुद ही बताएंगे कि क्यों नहीं होता। आप ज़रा थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं और देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा मेन फंक्शन है और क्यों इसमें एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद देख लेते हैं हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी में रहते हैं। वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गी। ये आपके पास एक MCQs हो गया कि वॉलवॉक्स क्या है, वो एक ग्रीन एल्गी है, और वो वॉलवॉक्स कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। वही बात हो गई, ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। इट लिव्स इन वाटर। अब ये दूसरा MCQ से, ये वाटर में रहता है, पानी में रहता है। ठीक है ना, कौन, वॉलवॉक्स। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी। ये एक और MCQs आ गया। 100 से ज़्यादा वॉलवॉक्स के सेल्स में मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं अपनी। ठीक है ना, मैनी स्मॉल कॉलोनीज में एक बिग कॉलोनी। इसके बाद छोटी छोटी कॉलोनीज मिलकर एक बड़ी कॉलोनी बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एवरी सेल्स। मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे होते हैं,
अच्छा, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय एवरी सेल। हर सेल अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। हाउएवर ताहम एन इंडिविजुअल वॉलवॉक्स सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली एज द सेल ऑफ कॉलोनी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये कह रहे हैं कि वॉलवॉक्स का जो सिंगल सेल है वो अकेला नहीं रह सकता, वो ये कॉलोनी में ही रहते हैं ताकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अब ये MCQs भी है कि ये वॉलवॉक्स कौन सा सेल है जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, तो वो वॉलवॉक्स है। मिसाल के तौर पर देयर आर, एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर आर सेल्स विच आर स्पेशलाइज फॉर मोबिलिटी वाइल अदर सेल्स आर फॉर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आ गया कि क्यों सिंगल नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ वॉलवॉक्स के सेल मोबिलिटी की वजह से होते हैं, मोबिलिटी मूव करना, ठीक है ना, मोबिलिटी के लिए बने होते हैं, और कुछ रिप्रोडक्शन के लिए बने होते हैं ताकि वो आगे रिप्रोड्यूस कर सके अपने ऑर्गेनिजम्स को, इसीलिए ये अकेले में नहीं रहते। Therefore, the division is above the cellular level, and this is a trend towards more complex division of liver in multicellular organisms. इसीलिए इन द डिवीजन इज़ अबव द सेलुलर लेवल, इनकी जो डिवीजन है सेलुलर लेवल से ज़्यादा की है, ठीक है ना, एंड इज़ ट्रेंड टूवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स डिवीजन। अच्छा, इनकी जो लिवर, इनका जो काम की डिवीजन है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बनिस्बत, ठीक है ना। अच्छा, ये इनकी पिक्चर देख लें आप, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ये पिक्चर है। इसमें हमारे पास जो ये वाली है ना, एक मिनट, ये वाली ये क्लेमिडोमिनास आ गई, और ये वाली जो है बी, ठीक है, ये वॉलवॉक्स कॉलोनी है। ये देखिए 100 ऑफ सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं छोटी सी, ठीक है, बहुत सारे कॉलोनीज मिलकर एक बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, ये वही बात होगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाते हैं विच इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स, जो आगे चलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। और इसके बाद है द बॉडी ऑफ प्लांट इज़ मेड ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्लांट की जो बॉडी है वो मिलकर बनी होती है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो आगे रिप्रोड्यूस कर सके, उनकी रिप्रोडक्शन को आगे कर सके, और वेजिटेटिव जो उनके फूड बना सके, ठीक है ना। रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि नरिशमेंट भी देते हैं, और रूट से हम वो सारे एब्जॉर्प्शन और वो सारा प्रोसेस होते हैं। वाइल जबकि फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पौधों का। ये भी MCQs है आपके लिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर है। वेजिटेटिव ऑर्गन कौन सा है, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। मिसाल के तौर पर मस्टर्ड प्लांट हैज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, मस्टर्ड जो पौधा है उसकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह द बॉडी ऑफ एन एनिमल, वो प्लांट का उन्होंने एग्जांपल दी थी, अब एनिमल की एग्जांपल दी है कि द बॉडी ऑफ एन एनिमल, एनिमल की जो बॉडी है इज़ मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर द फ्रॉग शोज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग कौन से शो करती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करती हैं। तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। कल मैं इंशाल्लाह इसके MCQs फुल चैप्टर के आपको वीडियो में शेयर करूँगी। नेक्स्ट प्लेस लिस्ट अलग मैंने बनाई है MCQs के हवाले से, हर चैप्टर के अलग अलग MCQs मैं वहाँ पर शेयर करूँगी। वैसे तो मेरे हर चैप्टर के 100 MCQs हैं मेरे पास, लेकिन मैं वीडियोस में कम से कम 50 MCQs तो ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ पर इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ प्लीज़ आप लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन सारी चीज़ों पर और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग